स्टूडेंट्स क्लास 11th चैप्टर 9 है आपका सप्लाई। चैप्टर 9 से पहले चैप्टर 8 आता है आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ठीक है। लेकिन चैप्टर 8 आपका इस बार सिलेबस में नहीं है आपका चैप्टर, ये डिलीटेड चैप्टर है, ठीक है। तो हम इस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे, चैप्टर 9 को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चैप्टर 9 करना है हमें, और चैप्टर 8 से पहले के जितने भी चैप्टर आपको कराए गए हैं वो सब आपके एग्जाम में आएंगे। 1 to 9 चैप्टर आपके एग्जाम सिलेबस में है। आपको सिर्फ चैप्टर डिलीटेड एक चैप्टर है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ठीक है। बार बार बता रही हूँ चैप्टर 8 डिलीट है और कोई चैप्टर डिलीटेड नहीं हुआ है, तो आपको सभी चैप्टर को बहुत अच्छे से लर्न करना है और उनकी प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल पोर्शन की। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 सप्लाई, ठीक है। मीनिंग ऑफ सप्लाई। अब सप्लाई क्या होती है? सप्लाई का मतलब आपूर्ति, कि हमें किसी चीज़ की क्या करनी है, सप्लाई करनी है, सेल करनी है, ठीक है। तो चलिए हम आपका चैप्टर 9 में पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ सप्लाई। सप्लाई रेफर टू क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट ए फर्म इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट ए गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर कहा है कि सप्लाई रेफर करती है क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, कि किसी कमोडिटी की क्वांटिटी ए फर्म को ध्यान रखना कि फर्म के थ्रू हम उसकी विलिंग कि वो कितनी सेल करने को तैयार है, कितने एबल टू ऑफर वो सेल करेगा, गिविंग प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, कि कितने टाइम में वो कितनी क्वांटिटी को, किसी वस्तु की कितनी क्वांटिटी की आपूर्ति कर सकता है, उसकी सप्लाई कर सकता है। मान के चलिए हमें एक ऑफर मिला है फॉर एग्जांपल कि भाई मुझे एक दिन में 1000 पेन बनाने का ऑफर मिला है, तो वो हमें देखना होगा कि हम उस कमोडिटी की क्वांटिटी को कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कि हम 1000 पेन सप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वन डे में, है ना। तो यहाँ पर हमारी सप्लाई पता चलती है कि हमें एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में कितने कमोडिटी को बनाना है और उसको सेल करना है, ठीक है। द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई हाईलाइट एसेशनल एलिमेंट्स। इसमें 4 आपको एलिमेंट्स दिए हुए हैं जो आवश्यक है। फर्स्ट, क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी। फर्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आता है वो कमोडिटी की क्वांटिटी की, भाई आपको एक पीरियड ऑफ टाइम में कितनी क्वांटिटी आप इसमें बना सकते हो, ठीक है। फिर सेकंड आता है विलिंगनेस टू सेल, कि हम कितना प्रोडक्ट सेल के लिए तैयार कर सकते हैं। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, उसका प्राइस हमें क्या रखना होता है, और पीरियड ऑफ टाइम, उसी टाइम के अंडर में हमें उस प्रोडक्ट को, उस कमोडिटी को बिल्कुल प्रिपेयर करना होता है सप्लाई के लिए। क्लियर है? अब यहाँ पर बात करते हैं लाइक डिमांड सप्लाई ऑल्सो कैन बी आइदर फॉर ए सिंगल सेलर, कि भाई सिंगल सेलर होगा तो वो इंडिविजुअल सप्लाई करेगा, और फॉर ऑल द सेलर है यानी कि सभी को सेल करना है तो वो मार्केट सप्लाई करेगा, ठीक है। तो सप्लाई को 2 टाइप्स में डिफाइन किया हुआ है, इंडिविजुअल एंड मार्केट सप्लाई। तो जो इंडिविजुअल सप्लाई होगी आपकी, वहाँ पर हमें क्या देखना है, रेफर टू क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट एन इंडिविजुअल फर्म इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट ए गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर हमें देखना है कि हमारे पास कमोडिटी को इंडिविजुअली हम कितना तैयार कर सकते हैं। भाई 1 पर्सन अगर किसी भी वर्क को करता है तो उसको टाइम लगता है करने के लिए, लेकिन अगर उसे काफ़ी सारे पर्सन उसके साथ इंक्लूड हो जाते हैं तो वो जल्दी इजीली तैयार कर सकता है ना। तो यहाँ पर हमें देखना है क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, कि उसकी कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी है, और वो एक इंडिविजुअल फर्म अगर तैयार कर रही है तो उसको कितना टाइम लगेगा। अब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, कि एक कंपनी है वो पूरी तरह से एक ही प्रोडक्ट को तैयार कर दिया तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा उसको कमोडिटी को प्रिपेयर करने में। और अगर कोई फर्म है, एक प्रोडक्ट उसका कोई और पार्ट बना रही है, कोई फर्म उसका कोई और पार्ट बना रही है, तो वहाँ पर वो इजीली प्रिपेयर हो जाएगा और टाइम से पहले तैयार हो जाएगा, है ना। तो वो आ जाएगा हमारा मार्केट में। तो मार्केट सप्लाई रेफर टू क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट ऑल द फर्म,
अभी बताया ना, ऑल द फर्म आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर जो आपको मैंने बताया है अभी, यहाँ पर तो आ गया कि एक फर्म इंडिविजुअल फर्म कर रही है, और यहाँ पर आ गया ऑल द फर्म्स, है ना। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? इंडिविजुअल आप सभी को पता है कि वन पर्सन या एक फर्म तैयार करेगी, और जो मार्केट सप्लाई आ गया ऑल द फर्म, क्लियर हो जाएगा कि ऑल द फर्म अगर तैयार करे तो वो एक पीरियड ऑफ टाइम में प्रिपेयर कर सकती है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट चलते हैं आगे, सप्लाई एंड स्टॉक, कि भाई सप्लाई और स्टॉक में क्या डिफरेंस है। स्टॉक रेफर टू टोटल क्वांटिटी ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी, कि भाई जो स्टॉक है वो रेफर करता है कि टोटल क्वांटिटी, और टोटल क्वांटिटी का जितना भी हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है, एबल है, वो द फर्म एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अब जैसे हमारा, अगर हम कॉमर्स की बात करें, हमारा जो ईयर होता है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक होता है। तो जितना हमारे पास 31 मार्च को, जितना भी हमारा लास्ट डेट में हमारे पास कुछ प्रोडक्ट बच गया, कुछ कमोडिटी बच गई, तो वो हमारा एक स्टॉक के रूप में रखा जाएगा, है ना। क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारा 31 मार्च को इतना स्टॉक है, तो हमारा इसको हम ये हमारा, अगर 31 मार्च को मेरे पास स्टॉक बचता है, तो वो स्टॉक मेरा कौन सा होगा? क्लोजिंग स्टॉक होगा, है ना। तो अगर उसी स्टॉक को मैं अगर नेक्स्ट ईयर ले जाऊंगी 1 अप्रैल में, तो वो मेरा कौन सा बन जाएगा? ओपनिंग ईयर। तो यहाँ पर हमें स्टॉक और सप्लाई में देखना है कि अगर पर्टिकुलर टाइम पर मेरे पास 31 को स्टॉक बचा हुआ है, तो वो मेरा क्लोजिंग होगा, और नेक्स्ट ईयर आते ही वो मेरा ओपनिंग बन जाएगा कि मेरे पास इतना स्टॉक पहले का बचा हुआ है। ठीक है, चलिए सप्लाई और स्टॉक देखते हैं। सप्लाई वर्सेस स्टॉक। सप्लाई रेफर टू क्वांटिटी विच अ प्रोड्यूसर is willing to offer for sale which change with change in price. Stock indicate a fixed quantity. मैंने अभी बताया कि स्टॉक तो 31 मार्च को इंडिकेट कर देगा कि मेरे पास इतना पर्टिकुलर क्वांटिटी का स्टॉक बचा हुआ है, और सप्लाई रेफर करती है टू ए पीरियड ऑफ टाइम। स्टॉक रिलेट टू ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि भाई सप्लाई मैंने इतने की थी और इतनी मुझे करनी थी पीरियड ऑफ टाइम पर। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं, डिटरमाइनेशन ऑफ सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई के हैं ये। अब ये पॉइंट कौन कौन से, देखो आपको इंडिविजुअल पूछे या मार्केट सप्लाई पूछे, कोई भी सप्लाई पूछी जाए, आपको ये जितने भी पॉइंट मैंने बताए हुए हैं ना, यहाँ से यहाँ तक के, आपको ये सभी लिखने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है आपके पास प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, मतलब कि वस्तु की अपनी कीमत, कि भाई वस्तु की जितनी भी कीमत होती है, उस कीमत के बेसिस पर हमें अपना एक प्रोडक्ट तैयार करना पड़ता है, कि हमें एक प्राइस तो रखना ही रखना है किसी प्रोडक्ट का। प्राइस ऑफ अदर गुड्स, भाई अब उससे रिलेटेड अब सभी को पता है कि हम अगर कोई भी प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो उससे रिलेटेड सारे प्रोडक्ट हमारे सेम होते हैं, उनका प्राइस भी सेम रहता है, थोड़ा अप एंड डाउन प्राइस होता है, लेकिन प्राइस अदर गुड्स के भी सेम रहते हैं। तो उससे संबंधित, उससे रिलेटेड जितनी भी हमारे पास उनकी प्राइस होती है, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमें अपना प्रोडक्ट की भी सप्लाई करनी होती है, और सेम प्रोड्यूस करते हुए हमें प्राइस को भी ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और इनपुट, कि भाई कच्चे माल की कीमत, भाई सबसे पहले तो हमें अपना यही देखना है कि हमारे पास कितना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए, उसी के बेसिस पर तो हम अपना प्राइस देखेंगे कि मेरे पास कितने फैक्टर हैं काम करने के लिए, कितना इनपुट मैं तैयार कर सकता हूँ। क्लियर है? नेक्स्ट आता है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मीन्स तकनीक। अब कुछ फर्म क्या करती हैं, कुछ लेबर से ज़्यादा काम कराती हैं और कुछ मशीनों के द्वारा टेक्नोलॉजी के बेसिस पर काम करती हैं। तो अगर कोई इंडिविजुअल फर्म है, हमारी अकेली फर्म अगर किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है, तो वो टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा करेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हम कमोडिटी को एक पीरियड ऑफ टाइम पर प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी आती है हमारी कि हमारी जितनी भी सरकारी नीतियां हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें सरकार को टैक्स पे करना होता है, तो वो सरकार भी देखती है कि भाई अगर ये इंडिविजुअल फर्म है
किस तरह से कितना टैक्स पे करना होगा, प्रॉफिट के बेसिस पर कितना होगा, लॉसेस के बेसिस पर, किसको क्या सब्सिडीज देनी चाहिए, है ना। तो वो सब चीज़ें हमारी किस में आती हैं, इंडिविजुअल सप्लाई में। सब्सिडीज क्या होते हैं कि हमें गवर्नमेंट से कुछ क्या मिलते हैं, बेनिफिट्स मिल जाते हैं, कि हमें कुछ थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाए तो वो हमें गवर्नमेंट पॉलिसीज के बेसिस पर प्रिपेयर हो जाते हैं। गोल या ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म, भाई कुछ ना कुछ फर्म का उद्देश्य होता है। कोई फर्म क्या करती है कि सोशल वेलफेयर के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए किसी अच्छी कॉमोडिटी तैयार करती है कि भाई हमारा जो हो कि जितना भी मेरा जो उद्देश्य है कि मुझे प्रॉफिट नहीं अर्न करना, लेकिन मुझे एक सोसाइटी में एक सोशल वेलफेयर के लिए अच्छा वर्क करना है ना, कुछ हम अच्छे से अपना वर्क दे सकें। प्रॉफिट तो हमें जो मिलेगा सो मिलेगा ही, लेकिन हमें जो काम करना है वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करना है, कि मुझे जितना भी काम करना है वो समाज के लिए करना है। मेरा सिर्फ यही उस फर्म का उद्देश्य रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं ये 3 पॉइंट जो मार्केट सप्लाई में बताए हैं, इनको आप इंडिविजुअल में भी ऐड कर सकते हैं। नंबर्स ऑफ फर्म इन द मार्केट, कि भाई मार्केट में जितने भी नंबर्स, जितने भी हमें वर्क करने के लिए कहा जाता है कि भाई हमें इंडस्ट्री देखनी है कि हमें अपनी मार्केट सप्लाई को इंक्रीज करना है, लार्ज नंबर पर प्रोड्यूस करना है, हमें अपनी कमोडिटी को ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करना है, ठीक है, ताकि हमारी मार्केट सप्लाई भी अच्छे से चलती रहे। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस, एक कंपनी में चलता रहता है कि हमें फ्यूचर के लिए अपने प्राइस को बढ़ाना है या प्राइस को हमें अपने कम करना है, तो ये एक फ्यूचर प्लानिंग हो गई, ठीक है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, भाई मार्केट सप्लाई में क्या होता है कि अगर हम मार्केट में जितनी भी हमारी फर्म्स होती हैं उनको कहीं ना कहीं से नॉलेज मिलती रहती है कि आज ये बातचीत होकर इस प्रोडक्ट के प्राइस इतने हैं, इसके इतने हैं, तो कम्युनिकेशन बेसिस पर वो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी पता चलता रहता है कि अगर हमें वहाँ से अपना प्रोडक्शन मंगाए तो हमारा इतना प्रोडक्शन होगा, वहाँ से हमें इतना कंज्यूम करना है तो हम वहाँ से इतना कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी किस में आती हैं, डिटरमाइनेशंस ऑफ सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। आपको ये जो मैंने 3 पॉइंट और पूरे टोटल 9 पॉइंट है, तो आप ये पूरे टोटल 9 पॉइंट इंडिविजुअल सप्लाई में भी और मार्केट सप्लाई में भी लिख सकते हो, ठीक है। कोई मार्क्स नहीं कटेगा, कोई गलत नहीं होगा, बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है इंडिविजुअल एंड मार्केट सप्लाई के लिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल इज अ टैबुलर स्टेटमेंट। भाई सप्लाई शेड्यूल जो होता है एक टैबुलर स्टेटमेंट होता है। आपने अभी कॉस्ट पढ़ा, रिवेन्यू पढ़ा, उन सब में भी हम टैबुलर स्टेटमेंट बना रहे थे, है ना। तो यहाँ पर भी हमें सेम वही बनाना है। तो शो वेरियस क्वांटिटी ऑफ ए कॉमोडिटी, इसमें हमें क्वांटिटी शो करनी होती है, बीइंग सप्लाई अ वेरियस लेवल ऑफ प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो सप्लाई शेड्यूल भी हमारा एक टैबुलर स्टेटमेंट है, इसमें क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी और आपको प्राइस दिखाने होते हैं, ठीक है। सप्लाई शेड्यूल इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप्स के होते हैं हमारे, फर्स्ट इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड सेकंड इज मार्केट सप्लाई शेड्यूल। तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल जो हमारा है वो रेफर करता है एक टैबुलर स्टेटमेंट, क्वांटिटी ऑफ ए कॉमोडिटी, प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइस, कि प्रोड्यूसर ने कितने जो सेल करना है उसके कितने प्राइस किस बेसिस पर रखे हैं ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो प्राइस दिया हुआ है 1 2 3 4 5, क्वांटिटी सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। जो क्वांटिटी सप्लाई ऑफ गुड्स दिया हुआ है वो 1 प्राइस पर मेरी क्वांटिटी कितनी है, 5 की है, 2 पर 10 की है, 3 पर 15 की है, 4 पर 20 की है और 5 पर 25 की है। तो जैसे जैसे मेरे प्राइस बढ़ते चले जा रहे हैं वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ती चली जा रही है। क्लियर है। तो ये था हमारा इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। अब बात करते हैं मार्केट सप्लाई शेड्यूल की। तो मार्केट सप्लाई शेड्यूल रेफर करता है एक टैबुलर स्टेटमेंट, शो वेरियस क्वांटिटी ऑफ ए कॉमोडिटी दैट ऑल द प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सेल ए वेरियस लेवल, कि कितने प्रोड्यूसर ने, जितने भी हमारे सभी प्रोड्यूसर हैं उन प्रोड्यूसर ने कितना एक लेवल तैयार किया हुआ है पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है। तो वो भी हमें देखना है। चलिए इसका भी हम शेड्यूल देखते हैं। प्राइस PX दिया हुआ है,
अब यहाँ पर दो आगे हमने ऑल बात करी थी ना, तो यहाँ पर इंडिविजुअल सप्लाई के S1 और S2 कि एक ये हो गया और एक ये हो गया। प्राइस 1 है तो S1 ने तैयार किया हुआ है 5 और SB ने तैयार किया हुआ है 10। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारी मार्केट सप्लाई निकल के आ जाएगी, क्योंकि हमने बात करी थी ऑल द प्रोड्यूसर कि हमारे कितने प्रोड्यूसर एक प्राइस ऑफ लेवल को तैयार कर रहे हैं। 2 पर अगर हम बात करें तो इसने 10 को प्रिपेयर किया, इसने 20 को, टोटल 30 हो गया। 3 पर बात करें 15 + 25 40। 4 पर बात करें 20 + 35 55। 5 पर बात करें 25 + 40 65। तो ये हमारा एक सप्लाई मार्केट सप्लाई शेड्यूल तैयार हो गया। क्लियर है। अब बात करते हैं हम सप्लाई कर्व की। सप्लाई कर्व रेफर टू ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल। हमें जो बात कर रहे थे हम सप्लाई शेड्यूल की, वो एक टेबुलर स्टेटमेंट है और हमारा जो कर्व है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। सेम वही 2 टाइप से इंडिविजुअल एंड मार्केट। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व रेफर टू ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई। भाई अगर हम कर्व की बात करें, हमने इंडिविजुअल में जो बनाया था 5 10 15 20 25 वही सब मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया कि अगर मेरी 1 पर लूँ तो 5 हो रही है, 2 पर 10 हो रही है, 3 पर 15 हो रही है, 4 पर इतनी हो रही है ना। तो ये सब चीज़ें आप इंडिविजुअल के तरह से बना सकते हो और सीधा ये मेरा कहाँ पर चला जाएगा, एक SS में आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर। ठीक है। यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाई इन यूनिट और यहाँ पर प्राइस। क्लियर हुआ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। नेक्स्ट बात करते हैं मार्केट सप्लाई कर्व की। मार्केट सप्लाई कर्व रेफर करता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट सप्लाई शेड्यूल। अभी मैंने आपको ये शेड्यूल दिखाया था, तो सेम शेड्यूल मेरा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है कि यहाँ पर क्या था हमारा, देखो 5 10 15 20 और 25, उसके बाद 10 20 25 35 40, और अगर मुझे बिल्कुल कंबाइंड का बनाना है तो मेरा ये बन जाएगा। तो SM इज सप्लाई, जो मार्केट सप्लाई का है वो फ्लैटर देन होगा। ठीक है। तो हमारा यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें बिल्कुल यहाँ पर एक फ्लटर में बनाना है, एक स्टीप ऊपर की तरह जाता हुआ बनाना है। क्लियर हुआ। तो ये हमारा मार्केट सप्लाई कर्व हो जाएगा। अब बात करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई की कि हमारी सप्लाई की लॉ ऑफ सप्लाई क्या होती है। लॉ ऑफ सप्लाई ऑफ स्टेट द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसके बीच में, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। सप्लाई कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, कि सप्लाई हमें देखनी है कि हमारा जो प्राइस और क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप है। तो सप्लाई शेड्यूल देखेंगे हम। फर्स्ट 1 2 3 4 5 और क्वांटिटी इन यूनिट्स दी हुई है 10 20 30 40 50। सेम वही कर्व बना देंगे कि नीचे क्वांटिटी सप्लाई आ जाएगा यूनिट में 10 20 30 40 50, और यहाँ पर हमारा प्राइस आ जाएगा कि 1 2 3 4 5। सेम आपको उसी तरह से बनाना है जिस तरह से हम अभी तक बनाते आ रहे हैं। हमारा एक स्टेट जो हमारी क्वांटिटी सप्लाई हो रही है या जो प्राइस हो रहा है, सेम उसी तरह से हमारा कर्व भी तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जो हमारी अजम्पशंस दी हुई है कि हमारी क्या मान्यताएं हैं लॉ ऑफ सप्लाई के। प्राइस ऑफ अदर गुड्स इज कांस्टेंट, कि हमारा जो अदर गुड्स होता है वो भी एक स्थिर होता है। ठीक है। उसके बाद दिस इज नो चेंज इन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, कोई चेंज नहीं होता टेक्नोलॉजी बेसिस पर। प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिमेन द सेम, प्राइस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे प्राइस के अकॉर्डिंग रखे जाते हैं। दिस इज नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी, पॉलिसीज के आने पर भी कोई चेंज हमें नहीं करना होता। ठीक है। गोल ऑफ द प्रोड्यूसर रिमेन द सेम, कि हमारे जो प्रोड्यूसर होते हैं उनके जो रिमेन होंगे वो सेम होंगे। ठीक है। रीज़न क्या क्या हो सकते हैं हमारे लॉ ऑफ सप्लाई के, प्रॉफिट मोटिव। भाई देखो सबका उद्देश्य क्या होता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, है ना। तो यहाँ पर भी सेम बात आ गई। चेंज इन नंबर ऑफ फर्म, अपनी जो फर्म होती है उसमें वो नंबर्स को बढ़ा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, है ना, कम या ज़्यादा वो कर सकते हैं। चेंज इन स्टॉक, अपने स्टॉक अपने प्राइस ऑफ गुड्स के साथ में वो इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं अपने स्टॉक में भी। क्लियर है। फिर से क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती हैं,
फ्यूचर एक्सपेक्टेशन सब कोई रखते हैं कि भाई हमारी इन फ्यूचर वो प्राइस बढ़ भी सकते हैं और कम भी बढ़ सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर। एग्रीकल्चर गुड्स अप्लाई नहीं किए जाते, अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर प्रोडक्शन डिपेंड करता है कंडीशन बेसिस पर, ठीक है। फिर आता है रेयर आर्टिकल क्या होता है कि भाई हमारे जैसे कुछ सप्लाई होती है कि हमारे कुछ लाइक जैसे बहुत सारे रेयर केसेस हो जाते हैं जिनसे हम एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। बैकवर्ड कंट्रीज, भाई कुछ हमारे प्रोडक्ट हम ऐसे बनाते हैं कि वो इकोनॉमिकली हम उनको वहाँ पर सेल नहीं कर सकते, वहाँ पर उनकी सप्लाई नहीं की जा सकती है ना। तो ये सारी एक्सपेक्टेशन हमें रखनी होती है कि किस किस तरह से हमें प्रोड्यूस करना है। और ये सब चीज़ें जैसे अभी हमारी स्टडी भी ऑनलाइन चल रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ जगह पर जैसे नेटवर्क नहीं है या कुछ जगह पर ऑनलाइन स्टडी भी नहीं की जा रही होगी, क्योंकि वहाँ पर बैकवर्ड एरिया होगा, बैकवर्ड कंट्री होंगी, है ना। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करते हैं कि कहाँ पर किस चीज़ की आपूर्ति, किस चीज़ की सप्लाई को किया जा सकता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रेफर टू डिग्री रिस्पॉन्सिव ऑफ सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी विद रेफरेंस टू चेंज इन द प्राइस कमोडिटी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है कि हमें प्राइस को डिग्रियों में चेंज करना होता है। यहाँ पर क्या होता है कि हमारी बहुत सारी प्राइस कमोडिटी होती है जिनमें हमें कुछ चेंजेस करने होते हैं। परसेंटेज मेथड फॉर मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। परसेंटेज मेथड के थ्रू भी हम अपनी प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई को चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ी थी, डिमांड का चैप्टर पढ़ा था, सेम इसी तरह से हमारे यहाँ पर सप्लाई को बहुत सारे चेंजेस में किया जा सकता है। आगे टॉपिक है वो आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कि भाई अगर मुझे प्राइस इलास्टिसिटी को चेंज करना है तो मुझे फॉर्मूला रखना पड़ेगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई को हम डेल्टा क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं और चेंज इन प्राइस को क्यू इंटू 100। सेकेंड फॉर्मूला आता है चेंज इन क्वांटिटी का डेल्टा क्यू इज इक्वल टू अगर न्यू क्वांटिटी है Q1 और माइनस Q, ठीक है। क्योंकि चेंज जहां भी आ जाएगा वहां पर डेल्टा को यूज करना पड़ेगा। परसेंटेज चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस इंटू 100, तो डेल्टा P अपॉन P इंटू 100। चेंज इन प्राइस डेल्टा P इज इक्वल टू न्यू प्राइस P1 और माइनस इनिशियल प्राइस P। क्लियर है। तो ये सारे फॉर्मूले हम चेंज कर सकते हैं। अगर हमें फॉर्मूले को प्रोपोनेट करना है या चेंज करना है तो परसेंटेज मेथड कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू प्रोपोनेट मेथड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला होगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100 अपॉन डेल्टा P अपॉन P इंटू 100, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर हमने देखी थी तो डेल्टा Q अपॉन Q डेल्टा P अपॉन P इंटू 100। तो यहाँ पर हमने जो इसको चेंज किया है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। तो इस फॉर्मूले को रखकर आप अपने क्वेश्चंस को कर सकते हो। अभी मैं कुछ क्वेश्चन करा के दिखाऊंगी आपको इसी फॉर्मूले के बेसिस पर, ठीक है। अब देखते हैं हम काइंड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कि हमारे जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के काइंड्स हैं वो किस तरीके से हैं, ठीक है। फर्स्ट आता है आपका परफेक्टली इलास्टिक ऑफ सप्लाई। When there is an infinite supply at a particular price and supply becomes zero with a slight fall in price, then the supply of a commodity is said to be perfectly। कि यहाँ पर हमारी जो प्राइस कमोडिटी है परफेक्टली इलास्टिक कि वो पूरी तरह से लोचदार हो रही है। अब देखो यहाँ पर आप प्राइस देखो, शेड्यूल देखो, प्राइस हमारा 30 है। प्राइस सेम होने पर सप्लाई हमारी चेंज हो रही है। पहले 30 पर 100 की सप्लाई होती, फिर 200 की, फिर 300 की। तो जो हम इसका कर्व बनाएंगे वो भी ऐसे बनाएंगे, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 और क्वांटिटी 3। प्राइस क्या है, बिल्कुल सेम है। तो इसीलिए प्राइस सेम होने पर हमारा जो ये कांस्टेंट आएगा बिल्कुल सेम आएगा कि 30 है। और ये आप बना सकते हो 100, 200 और 300। क्लियर है। तो ये यहाँ पर क्या थी, पूरी तरह से हमारी जो आपूर्ति हो रही है वो इलास्टिक हो रही है। इनफाइनाइट है कि हम एक पर्टिकुलर प्राइस पर सप्लाई को भी स्लाइड कर रहे हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आता है परफेक्टली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब होता है स्थिर, जहाँ पर कोई चेंज नहीं किया जा सकता। व्हेन द सप्लाई डज नॉट चेंज विथ चेंज इन प्राइस देन सप्लाई फॉर ए सच कॉमोडिटी इज सेड टू बी अ परफेक्टली इनइलास्टिक। भाई प्राइस भी सेम है 20 और सप्लाई भी सेम है, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं किया जा सकता। तो P1 P और P2 भी सेम है और सप्लाई भी सेम है, तो क्वांटिटी सप्लाई इन यूनिट और प्राइस हमारा सेम है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं हाईली इलास्टिक। हाईली का ज़्यादा, अत्यधिक है ना, तो व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, कि क्वांटिटी सप्लाई में चेंज हो सकता है, इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और प्राइस में भी चेंज हो सकता है, देन सप्लाई फॉर सच ए कॉमोडिटी इज सेड टू बी हाईली इलास्टिक। तो जब हाईली इलास्टिक होगी, हमारी ज़्यादा लोचदार होगी, तो दोनों में चेंजेस होंगे। तो यहाँ पर प्राइस क्या दिए हुए हैं 10 और 15, और सप्लाई 100 और 200। 10 प्राइस होने पर सप्लाई मेरी 100 की हो रही थी और 15 प्राइस होने पर सप्लाई मेरी 200 की हो रही थी। तो यहाँ पर मैं इसका कर्व बना दूंगी, ठीक है, 10 का और 100 का, ये प्राइस हो गए और ये मेरी क्वांटिटी हो गई। क्लियर। लेस इलास्टिक का मतलब होता है कि कम लोचदार, ज़्यादा चेंजेस नहीं। When price change in quantity supply is less than the percentage change in price, then supply for such a commodity is said to be less elastic। अब देखो यहाँ पर 10 और 15 सेम है हाईली के अकॉर्डिंग प्राइस, लेकिन सप्लाई में क्या चेंज हो रहा 100 और 200। Highly elastic supply when percentage change in quantity supply is more than the percentage change in price, then supply for such a commodity is said to be highly elastic। highly का मतलब होता है अत्यधिक लोचदार, कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में भी चेंज इज मोर द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और प्राइस में भी चेंज। तो यहाँ पर मुझे जो शो आप लोगों को शो हो रहा है वो प्राइस 10 और 15 चेंज हो रहा है, और सप्लाई भी 100 एंड 200 चेंज की जा रही है ना। तो इसी तरह से हम इसका कर्व भी शो कर देंगे, प्राइस के बेसिस पर और सप्लाई के बेसिस पर। लेस इलास्टिक पर आता है व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देन सप्लाई फॉर सच ए कॉमोडिटी इज सेड टू बी लेस। देखो यहाँ पर भी प्राइस हमारा क्या है 10 और 15 है, लेकिन यहाँ पर जो सप्लाई में चेंज हो रहा है वो बहुत थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बहुत लेस चेंज हो रहा है, कि 100 के बाद में 120 आ गया। तो उसी तरह से हम अपना कर्व भी इशू कर देंगे कि प्राइस और क्वांटिटी बेसिस पर। क्लियर है। यूनिटरी इलास्टिक में आता है हमारा कि हमारी एकात्मकता व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाईज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सेम प्राइस है, लेकिन फिर से वही कि यहाँ पर एकात्मकता देखी जा रही है, यूनिटरी देखी जा रही है, कि कॉमोडिटी में पहले 10 पर 100 होती है और 15 पर 50 हो रही है। सेम इसी तरह से आप इसका कर्व शेड्यूल भी बनाओगे। ठीक है, क्लियर है। होप्स आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ किस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी डिक्रीज बाय 5 पर यूनिट एंड ड्यू टू दिस सप्लाई डिक्रीज फ्रॉम 100 यूनिट्स टू 150 यूनिट। डिटरमाइन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इफ ओरिजिनल प्राइस वाज 15 पर, ठीक है, 15 पर यूनिट। तो यहाँ पर हमें 5 पर यूनिट क्या दिया हुआ है, चेंज इन प्राइस कहाँ है ना, डिक्रीज हो रहा है यूनिट ड्यू टू दिस सप्लाई डिक्रीज फ्रॉम 100 यूनिट। 100 यूनिट को हमने क्यू माना, क्यू के बाद में न्यू वन हमारा 50 आ गया। दोनों में हमारा जो डिक्रीज हुआ है वो क्या हुआ है, डेल्टा क्यू 50 यूनिट्स। ठीक है, क्योंकि 100 हमारा पहले था, 50 हमारा चेंज हुआ, तो हमारा चेंज इन कितना हो गया 50 यूनिट्स हो गया। ओरिजिनल प्राइस हमारा 15 है, न्यू प्राइस हमारा 10 आ गया, क्योंकि चेंज इन प्राइस कितना हो रहा है 5 हो रहा है। तो हमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालनी है, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, तो 50/5 इंटू 15/100। हम इसको काट पीट कर जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो हमारा आंसर ये निकल के आ जाएगा 1/5। ठीक है, आप इसको कट कर सकते हो, निकल जाएगा इजीली डिवाइड करके। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम, व्हेन प्राइस, जब आपको सप्लाई निकालनी हो परसेंटेज मेथड से, तो
तो व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स बाय 20% द क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज बाय 25%, फाइंड आउट इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितनी दी हुई है, डिक्रीज 25% और चेंज इन प्राइस 20%। तो मैंने फॉर्मूला बताया था कि परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 1.25। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस डिवाइड करना है। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ प्राइस और क्वांटिटी व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज गिवन। द कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी is to a seller supply 20 units of this commodity at a price 10 per unit. Calculate the quantity supply when price rises by 2। तो यहाँ पर हमें ओरिजिनल क्वांटिटी 20 यूनिट्स, ठीक है, सप्लाई हो रही है। न्यू वन निकालना है, Q1 निकालना है कि हमारा न्यू क्वांटिटी क्या होगी। चेंज इन क्वांटिटी हमें दी हुई है, डेल्टा Q से डिनोट करेंगे हम। P हमारा 10 है, राइज इन प्राइस हमारा 2 यहाँ पर दिया हुआ है और न्यू प्राइस हमारा 12 होगा। तो पहले इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। डेल्टा Q निकालना है, न्यू प्राइस को हम बाहर रखेंगे जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दिया हुआ है, अपॉन Q इंटू 10 अपॉन 20। इनको आप डिवाइड करोगे तो आपका डेल्टा Q निकल के आएगा। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ठीक है, आप इसको यहाँ पर रखोगे, आप जैसे भी आपको सोल्यूशन करना है इसका, आप सोल्यूशन करके 8 आंसर निकल के आ जाएगा इसका। न्यू क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है ओरिजिनल क्वांटिटी Q प्लस चेंज इन क्वांटिटी। तो हमारी जो ओरिजिनल क्वांटिटी है 20 और प्लस डेल्टा Q जब हम रखेंगे 8, तो इजिकल टू हमारा 28 यूनिट्स जो निकल के आएगा वो हमारी न्यू क्वांटिटी निकल के आएगी। ठीक है, तो आपको इन्हीं सब क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से अपनी नोटबुक पर सोल्व कर कर देखनी है, इजीली हो जाएंगे ये। नेक्स्ट आता है जब आपको टोटल रिसिप्ट्स गिवन हो। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालनी है हमें। अ प्रोड्यूसर रिसीव्ड 6000 व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी वाज 60 पर यूनिट। ठीक है, प्राइस 60 और 70 दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में। Receipts increase 8400 when price increased by 10, calculate the elasticity of supply। टोटल रिसिप्ट्स हमारी 6000 है, 8400 है, क्वांटिटी इन यूनिट्स है 100 और 120। सेम फॉर्मूला आ जाएगा Q1 डेल्टा Q रख लोगे, P1 डेल्टा P रख लोगे। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। डेल्टा Q क्या है हमारा 20। ठीक है, और हमारा जो डेल्टा Q 20 रखा हुआ है हमने, चेंज इन प्राइस हमें यहाँ पर दिया हुआ है, और हमारा डेल्टा P क्या हुआ है 10 इंटू P क्या है हमारा 60, और हमारा जो P1 है वो क्या होगा क्वांटिटी क्या दी हुई है हमें 100। ठीक है, यहाँ पर ये रहा 100 और 120, तो 100 दी हुई है, तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे हमारा आंसर निकल के आएगा परसेंटेज 1.2। क्लियर है? तो आपको सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है अपनी नोटबुक में। ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से एक बार अपने चैप्टर को अच्छे से रीड करोगे, समझोगे, और उसी तरह से आपको ये क्वेश्चंस काफ़ी सारे करने होंगे अपनी नोटबुक में। जितने भी आपके एग्जाम्पल हैं सभी एग्जाम्पल को आप अच्छे से क्लियर करोगे कि किस में क्या फॉर्मूला लगेगा और किस तरह से ये क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, क्वेश्चंस के साथ में आपको फॉर्मूले भी लर्न करने हैं, फॉर्मूले के बेसिस पर ही आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। सो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करना इकोनॉमिक्स के लिए भी और एग्जाम के लिए भी। क्लियर है? थैंक यू।